अभी हाल ही में हमने नेपाल में क्या देखा, एक सवाल मेरे दिमाग में खड़ा हो गया। क्या सच में बदलाव आता है या बस वही पुरानी कहानी दोहराई जाती है? हजारों जेन जी के लड़कों और लड़कियों ने सड़कों पर उतरकर एक भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंका और नई सरकार की शुरुआत की। पर जैसे ही मैंने ये सब देखा, मुझे लगा, अरे ये तो पिछले साल भी हुआ था हमारे ही पड़ोसी देश में। और मैं भिखारी की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं बंगाल की। पिछले साल वहां भी वही हुआ था। तब लगा था अब तो जैसे बंगाल दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। लेकिन फिर क्या हुआ? सपना टूट गया। नई सरकार आई, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन आम जनता की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। वही सवाल फिर खड़ा हो गया, कहीं ऐसा ही नेपाल में भी ना हो जाए? क्योंकि हमने देखा है जब भी कोई सत्ता में आता है, लगता है वाह ये लाएगा बड़ा बदलाव, आम जनता के हाथ में आएगा कुछ। लेकिन हकीकत में बाबा जी का थुल्लू। और तभी मेरी याद आई जॉर्ज ऑरवेल की किताब एनिमल फार्म की, जिसने ये सब बात इतनी साफ और सरल तरीके से समझाया है। सत्ता का लालच, भ्रष्टाचार और आम जनता की बेखबरियों का सच। आज हम इसी कहानी के जरिए समझेंगे कि क्यों केवल सत्ता बदलना ही काफी नहीं है और कैसे सत्ता में आने वाले लोग अक्सर वही पुरानी गलती दोहराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं एनिमल फार्म की पूरी कहानी आसान हिंदी में और समझते हैं इसका हर एक मतलब हमारे आज के हालात से। चैप्टर 1 सीड्स ऑफ डिस्कॉन्टेंट। आज हम बात करेंगे उस शुरुआत की जहां लेखक एक बहुत ही अहम बात बताना चाहते हैं कि असली बदलाव की शुरुआत सिर्फ तब होती है जब लोग खुद महसूस करें कि कुछ गड़बड़ है। जॉर्ज ऑरवेल ये दिखाना चाहते हैं कि लोग अक्सर अपने हालात से परेशान रहते हैं, लेकिन इस परेशानी को केवल शिकायत करने तक सीमित रखना ही काफी नहीं है। जब कोई महसूस करता है कि नियम और कानून सिर्फ कुछ लोगों के लिए बने हैं और मेहनत करने वाले हमेशा पीछे रहते हैं, तभी असंतोष पैदा होता है। इस बात को हम आज की दुनिया से भी देख सकते हैं। जैसे नेपाल में हाल ही में हमने देखा कि गरीबी और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। वही पुराने नेता और उनके बच्चे विदेशों में आराम और शानदार जीवन जी रहे हैं। आम जनता मुश्किल में है, पर कुछ लोग सत्ता और पैसा देखकर केवल अपने फायदे की चिंता करते हैं। यही असंतोष का बीज है। ये असंतोष धीरे धीरे सोच में बदल जाता है कि अगर हम मिलकर कदम उठाए तो बदलाव संभव है। ऑरवेल इस चैप्टर में यही बताना चाहते हैं कि असली क्रांति की जड़ें यहां उगती है और ये सिर्फ खेत या फार्म तक सीमित नहीं है, ये हर जगह हो सकता है, किसी भी समाज में, किसी भी देश में। उदाहरण के तौर पर सोचिए कि लोग रोजमर्रा की जिंदगी में नियम और कानूनों से परेशान हैं, लेकिन बस घर बैठकर शिकायत करते हैं। अगर वे सिर्फ शिकायत करते रहेंगे तो बदलाव कभी नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही कुछ लोग महसूस करते हैं कि हमें कुछ करना पड़ेगा, यही सोच धीरे धीरे बड़ी क्रांति की शुरुआत बनती है। ऑरवेल हमें यह भी समझाते हैं कि ये शुरुआत हमेशा शांत और छिपी हुई होती है। किसी को शक नहीं होता कि ये छोटा सा विचार धीरे धीरे एक बड़ा आंदोलन बन सकता है। यही वजह है कि पहले कदम में लोग अक्सर इसे हल्का समझते हैं, लेकिन यही बीज है जो भविष्य में बड़े बदलाव की दिशा तय करता है। और जब ये बीज पककर असर दिखाने लगते हैं, तभी सवाल उठता है, क्या बदलाव सच में सबके लिए होगा या कुछ लोग इसे अपने फायदे के लिए मोड़ लेंगे? यही सोच हमें अगले पड़ाव की तरफ खींचती है, जहां असली जंग शुरू होती है। चैप्टर 2 द डॉन ऑफ रेवोल्यूशन। अब हम उस पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां असंतोष सिर्फ सोच तक सीमित नहीं रहता, बल्कि क्रिया में बदलने लगता है। जॉर्ज ऑरवेल इस चैप्टर में यह बताना चाहते हैं कि जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी परेशानियां सिर्फ उनके अपने प्रयास से हल नहीं होंगी, तब सभी मिलकर बदलाव की शुरुआत करते हैं। ये बदलाव हमेशा अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे लोगों में विचार फैलते हैं, और जैसे ही विचार साझा होने लगते हैं, छोटे छोटे कदम बड़े आंदोलन में बदल जाते हैं। यही ऑरवेल ने एनिमल फार्म में दिखाया, जब जानवरों ने मिलकर इंसानों के खिलाफ
पहला कदम उठाया। इसी तरह आज की दुनिया में भी हम इसे देख सकते हैं। जैसे नेपाल में युवाओं ने भ्रष्ट सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही थी, लेकिन नेताओं के बच्चे विदेशों में आराम की जिंदगी जी रहे थे। इसी असंतोष ने लोगों को क्रांति की ओर खींचा। इंडिया में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं। कई राज्यों में जनता ने भ्रष्ट या नाकाम सरकार के खिलाफ आंदोलन किए, उम्मीद में कि नई सरकार सब बदल देगी। पब्लिक की ये ऊर्जा और जागरूकता वही बीज है जो किसी भी बदलाव की शुरुआत करती है। ऑरवेल हमें ये भी दिखाते हैं कि क्रांति का मतलब सिर्फ सत्ता को हटाना नहीं है। असली चुनौती तब आती है जब वही लोग सत्ता पर कब्जा करें जिन्होंने बदलाव की शुरुआत की थी। क्या वे सच में जनता के लिए काम करेंगे या अपने फायदे के लिए ही खेलेंगे? और जब यह सवाल उठता है तभी असली जंग शुरू होती है, क्योंकि अब केवल असंतोष और विचार से काम नहीं चलेगा। अब सत्ता के खेल में हाथ आजमाने की जरूरत है, और यही अगले पड़ाव की कहानी है। चैप्टर 3, इक्वालिटी एंड हार्ड वर्क। अब हम उस पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां बदलाव की शुरुआत हुई है, लेकिन असली चुनौती है सबको बराबरी और मेहनत के महत्व को समझना। जॉर्ज ऑरवेल इस चैप्टर में यह दिखाना चाहते हैं कि सिर्फ सत्ता बदलने से कुछ नहीं होता, बल्कि सभी लोगों को मिलकर काम करना और नियमों का पालन करना जरूरी है। एनिमल फार्म में जैसे जानवरों ने शुरुआत में सबको बराबरी का अधिकार दिया और खुद मेहनत करना शुरू किया, उसी तरह असली बदलाव तभी संभव है जब लोग सिर्फ उम्मीद न करें बल्कि साथ में काम करें। इसी को हम आज की दुनिया में देख सकते हैं। जैसे नेपाल में नई सरकार आई, लेकिन असली सुधार तभी दिखेगा जब आम लोग भी सिस्टम में शामिल हों और नियमों का पालन करें। सिर्फ सरकार को दोष देना और विरोध करना ही काफी नहीं है। इंडिया के उदाहरण में कई राज्यों में नई सरकारें आई, लेकिन अगर जनता केवल अपने फायदे के लिए मांग करती रही और नियमों की कड़ाई से पालना नहीं किया गया, तो बदलाव सतही ही रह जाता है। वही कुछ जगहों पर लोग समुदाय के लिए मेहनत करके छोटे छोटे बदलाव लाए, जैसे स्कूल, सड़क या स्वास्थ्य केंद्र सुधार। ये वही छोटे कदम हैं जो बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। ऑरवेल हमें ये भी समझाते हैं कि समानता का मतलब सिर्फ नियम बनाना नहीं, बल्कि सबको मेहनत और जिम्मेदारी निभाना है। बिना मेहनत के बराबरी का सपना अधूरा रह जाता है। यही वो सबक है जो आज के लोकतंत्र में अक्सर छूट जाता है। लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन खुद मेहनत करने से डरते हैं, और जब मेहनत और जिम्मेदारी की कमी दिखती है, तभी ये सवाल खड़ा होता है, क्या नई सरकार सच में आम जनता के लिए काम करेगी, या कुछ लोग फिर से सत्ता के लालच में पुराने रास्ते अपनाएंगे? यही सवाल हमें अगले पड़ाव की ओर खींचता है। चैप्टर 4, स्ट्रगल एंड विक्ट्री। इस पड़ाव पर कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ आता है जब असली चुनौती सामने आती है। जॉर्ज ऑरवेल इस चैप्टर में यह दिखाना चाहते हैं कि किसी भी बदलाव के लिए सिर्फ योजना और मेहनत ही काफी नहीं है। संघर्ष, बाहरी खतरे और मुश्किलों का सामना करना भी जरूरी है। यही वो दौर है जब लोगों की असली ताकत और एकजुटता सामने आती है। एनिमल फार्म में जानवरों को पता चलता है कि बाहरी दुनिया हमेशा उनका विरोध करेगी। इसी तरह असली दुनिया में भी बदलाव की राह आसान नहीं होती। नए नियम, नई सरकार या नई सोच हमेशा विरोध का सामना करती है। यह दिखाता है कि बदलाव के रास्ते में संघर्ष अनिवार्य है और केवल जीत की कल्पना करना ही काफी नहीं। इसी को आज के हालात में देखा जा सकता है। जैसे भारत के कुछ राज्यों में जब स्थानीय जनता ने नई नीतियों को लागू करने की कोशिश की, तो पुराने राजनीतिक और आर्थिक ताकतों ने हर संभव बाधा खड़ी की। नेपाल में भी हाल ही में नई सरकार ने कई सुधार लागू करने की कोशिश की, लेकिन विदेशी दबाव और पुराने प्रशासनिक ढांचे ने कई योजनाओं को रोक दिया। यही संघर्ष का हिस्सा है। ऑरवेल हमें ये भी समझाते हैं कि सच्ची जीत केवल बाहरी विरोध को हराने से नहीं आती, बल्कि जनता के बीच विश्वास और एकजुटता बनाकर आती है। जब लोग अपने उद्देश्य को समझते हैं और एक साथ काम करते हैं, तभी कठिनाइयां पीछे हटती है।
यही वो संदेश है जो ये चैप्टर देना चाहता है। सफलता की असली चाबी संघर्ष और धैर्य है, और जैसे ही ये संघर्ष अपने चरम पर पहुंचता है, सवाल उठता है, क्या जीत स्थायी होगी या सत्ता में आने वाले फिर से वही पुराने रास्ते अपनाएंगे? यही सवाल हमें अगले पड़ाव की ओर खींचता है। चैप्टर 5, दी लस्ट फॉर पावर। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां असली खतरा सामने आता है, सत्ता का लालच। जॉर्ज ऑरवेल इस चैप्टर में यही दिखाना चाहते हैं कि बदलाव की शुरुआत कितनी भी अच्छी क्यों न हो, कुछ लोग सत्ता में आने के बाद अपनी लालसा और स्वार्थ के लिए निर्णय लेने लगते हैं, और यही चीज आम जनता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। एनिमल फार्म में जैसे कुछ जानवर शुरुआत में बराबरी और न्याय की बात करते थे, लेकिन सत्ता मिलने के बाद उनके फैसले केवल अपनी शक्ति और आराम के लिए होने लगे। यही ऑरवेल के लिए सच्ची चेतावनी है। सत्ता में आने वाले हमेशा जनता के हित को भूल सकते हैं। इसी को आज की राजनीति में देखा जा सकता है। जैसे भारत के कुछ नगर निगमों और पंचायतों में नई सरकारें आईं, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन धीरे धीरे कुछ नेता निजी लाभ और प्रभाव बनाने में व्यस्त हो गए। नेपाल में हाल ही में नई सरकार बनी, लेकिन कुछ पदाधिकारी केवल अपने नेटवर्क और विदेशों में अपने फायदे को सुनिश्चित करने में लगे रहे, जबकि आम जनता के मुद्दे पिछड़ते रहे। ऑरवेल ये समझाना चाहते हैं कि सत्ता में आने के बाद लोकतंत्र और समानता के मूल सिद्धांतों को बनाए रखना आसान नहीं होता, और यही वो समय है जब जनता को सचेत रहना होता है, क्योंकि अगर लोग ध्यान नहीं देंगे तो सत्ता का लालच नए नियम और कानून के रूप में लागू होकर बदलाव को उल्टा कर सकता है। और जैसे ही सत्ता का लालच अपने चरम पर पहुंचता है, सवाल उठता है, क्या जनता फिर से अपने अधिकार और आवाज खो देगी, या वो सचेत होकर अगली लड़ाई के लिए तैयार होगी? यही सवाल हमें अगले पड़ाव की ओर खींचता है। चैप्टर 6, चेंजिंग रूल्स, टायर्ड मासेस। इस पड़ाव पर कहानी में सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है, नए नियम और थकी हुई जनता। जॉर्ज ऑरवेल इस चैप्टर में ये दिखाना चाहते हैं कि सत्ता में आने वाले अक्सर नियम बदलते हैं और अपने फायदे के अनुसार कानून लागू करते हैं, और इससे जनता थक जाती है, क्योंकि मेहनत करने के बावजूद उन्हें वो लाभ नहीं मिलता जिसकी उन्हें उम्मीद थी। एनिमल फार्म में जैसे सत्ता में आने वाले जानवर ने नए नियम बनाए जो केवल उनके फायदे के लिए थे, उसी तरह असली दुनिया में भी ऐसा होता है। नए कानून, नई नीतियां या सुधार अक्सर आम जनता के लिए मुश्किल और बोझ बन जाते हैं, जबकि सत्ता में बैठे लोग आराम से अपनी शक्ति बनाए रखते हैं। इसी को हम आज के हालात में देख सकते हैं। भारत के कुछ शहरों में जब नई सरकार आई और टैक्स, फीस या नियम बदले गए, तो आम आदमी थक गया और निराश हुआ। नेपाल में नई सरकार ने कुछ नई योजनाएं लागू की, लेकिन उनकी जटिल प्रक्रियाओं और कम जागरूक अधिकारियों के कारण आम जनता को लाभ नहीं मिला। लोग मेहनत करते हैं, पर सिस्टम की उलझनों और नियमों की लगातार बदलती प्रकृति से उनका मनोबल गिरता है। ऑरवेल ये दिखाना चाहते हैं कि बदलाव सिर्फ सत्ता बदलने से नहीं आता, बल्कि जनता की सतर्कता और भागीदारी भी जरूरी है। अगर लोग थककर चुप हो जाए तो सत्ता का दुरुपयोग और आसान हो जाता है। यही वो खतरा है जो हर नई सरकार और हर नए बदलाव में आम जनता के सामने रहता है। और जैसे ही जनता थक जाती है और नियम बदलते रहते हैं, सवाल उठता है, क्या सत्ता का खेल कभी खत्म होगा, या फिर वही पुराने तरीके फिर से लागू हो जाएंगे? यही सवाल हमें कहानी के अगले और निर्णायक पड़ाव की ओर खींचता है। चैप्टर 7, डिसेप्शन एंड द एंड ऑफ इक्वालिटी। अब हम कहानी के उस पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां असली सच सामने आता है, झूठ, धोखा और समानता का अंत। जॉर्ज ऑरवेल इस चैप्टर में यह दिखाना चाहते हैं कि अगर सत्ता का लालच और जनता की थकावट मिल जाए तो बदलाव का सपना अधूरा रह जाता है। शुरुआत में जो बराबरी और न्याय का वादा किया गया था, वो धीरे धीरे धुंधला हो जाता है और वही पुराने धर्रे की समस्याएं फिर लौट आती है। एनिमल फार्म में जैसे कुछ जानवर सत्ता पर कब्जा करके दूसरों को धोखा देते हैं और नियम अपने फायदे के लिए बदलते हैं,
उसी तरह असली दुनिया में भी ये होता है। लोग उम्मीद करते हैं कि नई सरकार या नया बदलाव सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन सत्ता में बैठे कुछ लोग अपने फायदे और ताकत के लिए नियम तोड़ देते हैं। इसे हम आज के हालात में भी देख सकते हैं। नेपाल में नई सरकार बनने के बाद कई योजनाएं सिर्फ कागजों में ही रह गई और जनता को वही पुराने मुद्दों का सामना करना पड़ा। इंडिया के कुछ राज्यों में भी नई सरकारों ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन भ्रष्टाचार, धीमी कार्यप्रणाली और नियमों के खेल ने आम जनता के लिए स्थिति को उतना बेहतर नहीं किया। लोग मेहनत करते हैं, उम्मीद रखते हैं, लेकिन धोखे और सिस्टम की जटिलताओं से निराश हो जाते हैं। ऑरवेल का संदेश साफ है, सच्ची क्रांति सिर्फ सत्ता बदलने से नहीं आती। इसके लिए जनता की सतर्कता, मेहनत, एकजुटता और निगरानी जरूरी है। अगर लोग अपने अधिकारों और आवाज को नहीं समझेंगे तो बदलाव के सारे प्रयास बेकार हो सकते हैं। और जैसे ही ये सच सामने आता है, सवाल उठता है, क्या हम सिर्फ सरकार बदलते रहेंगे या असली बदलाव लाने के लिए खुद जागरूक और जिम्मेदार बनेंगे? यही सोच हमें इस कहानी से बाहर निकलकर अपने समाज, देश और लोकतंत्र के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। और तो दोस्तों, ये थी एनिमल फार्म की पूरी कहानी और इसके पीछे का असली संदेश। हमने देखा कि सिर्फ सत्ता बदलना ही काफी नहीं होता। असली बदलाव तब आता है जब लोग सतर्क, मेहनती और एकजुट हों। सत्ता में लालच, धोखा और नियमों का खेल हर जगह दिखाई देता है, चाहे हमारे पड़ोसी देश नेपाल हो, इंडिया के राज्य हो या कोई और जगह। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे समाज और लोकतंत्र में बदलाव लाने के लिए केवल उम्मीद नहीं, बल्कि जागरूकता, मेहनत और एकजुटता जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे आसान, रोचक और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के साथ किताबों की समरी लाता रहूं, तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय दें और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अपने दोस्तों और परिवार के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि ज्यादा लोग जान सके कि सत्ता, बदलाव और जनता की भूमिका के बारे में असली सच क्या है। याद रखिए, सिर्फ देखने या सुनने से काम नहीं चलेगा। सीखने के साथ सोचना और सवाल उठाना भी जरूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम और भी किताबों की रोचक और आसान समरी के साथ आपके सामने होंगे।